मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे संविधान में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला होता है भाग, जिसको बोला जाता है पार्ट। फिर होते हैं हमारे पास अनुच्छेद, आर्टिकल, और फिर तीसरी चीज़ होती है हमारे पास अनुसूची। ठीक है, शेड्यूल। ठीक, पार्ट क्या बताएगा? किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मेरे को जानकारी देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या देगा? मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा, जानकारी देगा। जैसे हम पढ़ेंगे भाग 1, ठीक है, पार्ट 1 पढ़ेंगे तो पार्ट 1 बात करता है भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें कितने आर्टिकल आएंगे? आर्टिकल आएंगे 1 to 4 आएंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा ठीक है जो आर्टिकल होंगे वो क्या देंगे? आर्टिकल क्या है? जस्ट क्या है? एक रूल की तरह है, एक कानून है। ठीक है, जस्ट रूल है, क्या है? या फिर कानून है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे भाग एक जानकारी दे रहा है भारत और उसका राज्य क्षेत्र, तो मोटे तौर पर बता रहा है हमको। और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे आर्टिकल पहला ही बोलेगा कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। फिर आर्टिकल 2 जानकारी देगा कि अगर भारत इन फ्यूचर किसी देश पर कब्जा कर लेगा तो बाहर से जो देश हम अपने देश में ऐड करेंगे उन्हें एज अ राज्य शामिल करेंगे। ठीक है, इसकी बात करता है। फिर आर्टिकल 3 जो बात करता है वो किसकी बात करता है? कि पहले से जो राज्य अस्तित्व में हैं उनके बारे में, भाई उनकी बाउंड्रियाँ चेंज करनी, उनके नाम चेंज करने, तो वो आर्टिकल किसके तहत किया जाएगा? 3 के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ छोटी सी चीज़ समझने वाली है कि पार्ट जो है वो किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, आर्टिकल क्या होगा? कोई पर्टिकुलर रूल होगा, कहाँ लिखा हुआ है वो उसके अंतर्गत आएगा। और उसके बाद आता है शेड्यूल। शेड्यूल आता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सारे के बारे में नहीं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर लिखा गया है अनुच्छेद और अनुसूची में दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल मौलिक सिद्धांतों और कानूनी ढांचों को स्थापित करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के और हमारा जो लीगल स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं? ये एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं। सिंपल भाषा में याद रख लेना कि जस्ट क्या है? ये रूल है। ठीक है, वे शासन का क्या और क्यों परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना वो क्या करेंगे? गवर्नेंस का, ठीक है, व्हाट एंड व्हाई, ये डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि क्या है और क्यों है। लेकिन वहीं पर जो अनुसूचियां हैं वो क्या है? इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए आवश्यक विस्तृत जानकारियां हैं, सूचियां हैं और सारणियां। तो मैंने बताया ना, किसी पर्टिकुलर, सबके बारे में नहीं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मेरे को क्या देंगी? ये डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी। ठीक है, तो ये बताएंगी ये कैसे का विवरण करती है। तो व्हाट एंड व्हाई कौन बताएगा मेरे को? आर्टिकल बताएगा। और कैसे कैसे करना है वो काम, तो वो कौन बताएगी? अनुसूची बताएगी। ठीक है, तो यहीं पर वो दो चीजें हैं। और पार्ट क्या है? किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा। ठीक है, तो अगर ब्रीफ में कहा जाए तो यदि अनुच्छेद संविधान की नींव है तो अनुसूचियां उसकी विस्तृत कार्यान्वयन की क्या है? योजना है। हो गया क्लियर? रटने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल शब्दों को हम तोड़ते तोड़ते चलेंगे ताकि पॉलिटी जो है आपकी उंगलियों पे याद हो जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो ही जाए। लेकिन मेरा जो असली मकसद है, आप लोग इस चीज़ को फील करो, इस चीज़ को जियो कि संविधान दरअसल में है क्या। जब तक आपको संविधान के बारे में नहीं पता होगा, भाग नहीं पता होगा, अनुच्छेद नहीं पता होगा, अनुसूची नहीं पता होगा, तो फिर आप अगर कोचिंग में आकर पढ़ रहे हैं या इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं तो और अगर आपने यही शब्द नहीं सीखे यहाँ से, तो फिर आपका लोगों का फायदा क्या हुआ यहाँ आने का। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मेरा जो असली मकसद है वो यही है कि आप लोग कुछ सीखें। ठीक है, तो इस तरह मैं पढ़ाऊंगा, मैं पॉलिटी हो गया, जो भी मेरे पास सब्जेक्ट आएगा इस तरह पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग इस सब्जेक्ट को कभी ये ना हो कि अब आपने मान लो पैसे खर्च दिए यहाँ, तो एक बार मैं नहीं अब चाहता कि इन फ्यूचर आप कहीं और जगह प्लेटफॉर्म पे जाएं कि उन्होंने ऐसा पढ़ाया, उन्होंने नहीं। बस इतना ही सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक एक शब्द जो है खोल के रख देंगे हम यहाँ पर। चलिए अब देखिए, इस जीवित दस्तावेज में समय के साथ क्या हुआ है? विकास। जब हमारा संविधान बना था, कब? 26 नवंबर 1949 को।
ठीक है। तो इसमें उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और वर्तमान में आज इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो इन्हें जो है विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या किया है? ऐड किया। कमेंट बॉक्स में बताइए संविधान संशोधन का प्रावधान हमने किस देश से लिया है, ठीक है। मैंने करवाया है, प्रोविजन वाला लेक्चर करवाया है, बताइए किस देश से लिया गया, ठीक है। तो मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 1951 के बाद से इसमें 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया है। कौन सी है? 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है और 12वीं है। और किसके माध्यम से जोड़ा गया है? संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, मतलब सवाल दे दिया है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखिएगा। अब देखिए, सबसे पहली अनुसूची आती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। यूनियन, टेरिटरी एंड स्टेट। भाई इनके नाम के बारे में है, इनके टेरिटरी के बारे में है, तो इसके बारे में सारी जानकारी देती है। तो किस किस आर्टिकल से संबंधित होगी? ये आर्टिकल 1 और 4 से संबंधित होगी। तो यह अनुसूची भारत के राज्यों के नामों और उनके क्षेत्रीय अधिकारों, ठीक है, मतलब उनकी टेरिटरी के बारे में क्या करती है? ये विवरण बताती है कि हिमाचल प्रदेश ये है, इसकी बाउंड्री यहाँ तक होगी, इसका नाम ये है, ठीक है। तो दो चीजें बता रही हैं। क्या बताएंगी? एक तो राज्यों का नाम बताएगी और उसके अलावा उसका क्षेत्रीय अधिकार मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन बताएगी कि उसकी सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उसकी सीमा का क्या करती है? ये उल्लेख करती है, उसका भी वर्णन करती है। क्लियर यहाँ तक? तो अनुसूची 1 क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और साथ में उनका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन या फिर क्षेत्राधिकार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरी आती है अनुसूची 2। तो ये आती है वेतन के बारे में, भत्ते के बारे में और विशेषाधिकार के बारे में, सैलरी के बारे में, अलाउंसेस के बारे में और स्पेशल जो प्रिविलेज मिलेंगे, ठीक है, हमारे जो एमपी होंगे इन लोगों को, या और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी उन जो व्यक्ति होंगे उनको विशेषाधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल कौन कौन से हैं इससे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कि हाँ कौन कौन से इसमें आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। पहले वाले यू याद रखना है कि 1 से लेकर 4 के बारे में वर्णन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? देखो, तो इसमें जो होंगे विभिन्न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी, ठीक है, उसमें क्या होंगे? परिलब्धियां मतलब सैलरी वगैरह, भत्ते वगैरह और विशेषाधिकारों के प्रावधान है। किस किसके हैं? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, राज्यसभा के सभापति मतलब चेयरमैन मतलब बोले तो उपराष्ट्रपति हो गए, फिर उसके अलावा उपसभापति हो गए, डिप्टी वाइस चेयरमैन हो गए, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं पर ये मोटा मोटी कम से कम ये तो याद रख लेना कि ये आएंगे यहाँ पर, राज्यसभा वाला आएगा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह, इनके जो वेतन भत्ते होंगे वो सारे के सारे यहाँ लिखे जाएंगे। क्लियर? किस अनुसूची में लिखे गए हैं? अनुसूची 2 में। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास आता है अनुसूची 3 और अनुसूची 3 बात करता है शपथ के बारे में, प्रतिज्ञान के बारे में और प्रपत्र के बारे में, ठीक है। तो मतलब जब भी कोई व्यक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हासिल करेगा, मंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, तो उसे क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। तो उसकी शपथ कहाँ लिखी गई है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं तो वो क्या शपथ लेते हैं? मैं ईश्वर को साक्षी मानकर, ठीक है, संविधान के प्रति वफादारी ऐसा वैसा, ठीक है। तो वो कहाँ लिखा है? दरअसल में अपनी मर्जी से नहीं बनाई गई ये चीजें, वो लिखी गई हैं। कहाँ लिखी गई हैं? वो अनुसूची 3 में लिखी गई है, ठीक है। तो कौन कौन से पदाधिकारी आएंगे इसमें? इंक्लूड कर लेना, राष्ट्रपति वगैरह भी इसमें आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे, एमपी आएंगे हमारे, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आएंगे और कैग वगैरह आएंगे, ठीक है। तो अनुसूची 1 वो किसके बारे में बात करती है? टेरिटरी के बारे में। अनुसूची 2 बात करती है किसके बारे में? वेतन के बारे में। और अनुसूची 3 बात करती है किसके बारे में? शपथ के बारे में। बस ऐसे शॉर्ट नोट बनाना अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुसूची 4 बात करती है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा जो सीट होगी उसके बारे में बात करती है, ठीक है। सॉरी, राज्यसभा की सीटों के बारे में बात करती है, सॉरी फॉर लोकसभा बोल दिया मैंने इंग्लिश में, तो ध्यान रख लेना, बस राज्यसभा है उसकी जगह पर। और इसमें अब आर्टिकल याद रख लेना, 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल कौन सा है? 4 और एक आर्टिकल कौन सा है? 80 है, ठीक है। तो ये आएगा भाग 1 के अंतर्गत और ये आएगा भाग 5 के अंतर्गत, ठीक है। जब आएगा तो मैं वहां पर जरूर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब जैसे हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हमारे यहाँ पर? 3 है, ठीक है। ऐसे ही हर राज्य से अलग अलग सीटें हैं। तो ये जो सीटें डिसाइड की जाएंगी तो किसके द्वारा, मतलब कहाँ लिखा गया है इसके बारे में? तो अनुसूची 4 में लिखा गया। तो यह अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट में सीटों के आवंटन से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुसूची 5 स्टार मार्क है। अनुसूची 5 और 6 जरूर याद रखनी है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली अनुसूची है। ठीक है, तो ये क्या बात करती है, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, शेड्यूल एरिया और जनजातियां मतलब शेड्यूल ट्राइब, तो ध्यान रख लेना। एससी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी है, जनजाति, ट्राइब की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र, और अनुसूचित जातियां, जनजातियां, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब जो जंगलों में रहने वाली है, मतलब आज भी जो मुख्य धारा से क्या है, अलग है, तो उनका क्या है, प्रशासन, उनके प्रशासन से संबंधित है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से क्या है, संबंधित है। तो पिछड़े हुए क्षेत्र का प्रशासन होगा और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हो गया। तो ध्यान रख लेना, उससे संबंधित अनुसूची कौन सी रहेगी, हमारी 5वीं अनुसूची रहेगी। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, तो जहां जहां 1 या 2 आर्टिकल है बस वही याद रखने हैं ज्यादातर आप लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल रहेगा 244 रहेगा। ठीक है, तो यह जो अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्रों मतलब शेड्यूल एरिया और अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करती है। ठीक है, कि आप जो है शेड्यूल एरिया में और शेड्यूल ट्राइबल में डायरेक्ट जो नॉर्मल जो गवर्नेंस चलती है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल चलती है, पंचायतें वगैरह बना लेते हैं हम, ऐसा नहीं चलेगा। वहां पर आप लोगों को स्पेशल प्रोविजन उनके लिए क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। हो गया क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखिए, अनुसूची 6, ये भी डबल स्टार मार्क है। तो ये 4 राज्यों में, ठीक है, 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का क्या करती हैं, प्रशासन करती हैं। तो जनजातीय क्षेत्र बोले तो क्या, ट्राइबल एरिया। अब ध्यान रखना, है शब्दों का ही खेल है, ऊपर वाला क्या बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा था, अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया, और साथ में क्या, जनजातीय, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, इनका प्रशासन। अब क्या है यहाँ पर, तो अब ये बात कर रहा है 4 राज्यों में। तो देखिए 4 राज्यों में क्या है, जनजातीय क्षेत्रों का क्या है, प्रशासन है। तो ध्यान रखना, शब्दों का ही खेल है, बार बार कह रहा हूं, तो शब्द पे ध्यान रखना कि क्या बात कर रहा है। पॉलिटी में बस मतलब अपने माइंड को अवेयर रखो, शब्दों के ऊपर ध्यान दो, इजीली हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो, जनजातीय क्षेत्र की, ट्राइबल एरिया की बात कर रहा है। कितने राज्यों के, 4 राज्यों के। ठीक है, कौन कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मतलब ये अंदर के 4, ये रहा मेरा असम, ये रहा मेरा मेघालय, ये रहा मेरा त्रिपुरा, ठीक है, और ये रहा मेरा मिजोरम। याद कैसे रखोगे, तमाम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। ठीक है, काम कर देंगे तमाम, तो ऐसे याद रख लेना। क्लियर यहां तक? चलिए, अब शेड्यूल 7 ट्रिपल स्टार मार्क सबसे ज्यादा, ठीक है, एग्जाम में चर्चा में रहने वाली है। तो 7वीं अनुसूची की बात, तो शक्तियों का क्या है, इसमें विभाजन है, सेपरेशन ऑफ क्या है, इसमें पावर है। तो कौन सा आर्टिकल रहेगा इसमें, आर्टिकल शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि शक्तियों का विभाजन मतलब एक तरह से क्या देखने को मिलेगा आपको, फेडरेशन स्ट्रक्चर इंडिया में या फेडरलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब फेडरेशन का मतलब या फेडरलिज्म का मतलब क्या, कि हमारे यहाँ पर राज्यों को भी कानून बनाने की क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। तो इसके संबंधित कौन सा आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल 246 रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारे पास कौन सी लिस्ट, संघ सूची। तो संघ सूची में कानून सिर्फ कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। और आर्टिकल कौन सा रहेगा इसमें, आर्टिकल कितने टॉपिक रहेंगे इसके पास, तो इसमें रहेंगे सिर्फ 98। जैसे रक्षा, डिफेंस किसके हाथों में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। विदेशी मामले किसके हाथों में रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। करेंसी वगैरह किसके हाथों में रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे ध्यान रखना 98 टॉपिक्स हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास रहेगा। राज्य सूची, राज्य सूची का मतलब स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के संदर्भ में कौन कानून बनाएगी, राज्य सरकारें ही बनाएगी। और यहाँ पर कितने टॉपिक दिए गए हैं, 59 टॉपिक दिए गए हैं। जैसे पुलिस, तो ध्यान रखना स्टार मार्क। ठीक है, कि पुलिस से संबंधित जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार। इसके अलावा है सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक जो हेल्थ है कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित कानून बनाने की भी शक्ति हमारे देश में किसके पास है, तो ध्यान रख लेना किसके पास, राज्य के पास है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट। दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। कितने टॉपिक है यहाँ पर, 52 टॉपिक हैं। जैसे हो गया शिक्षा,
तो ध्यान रखना, शिक्षा जो है किस सूची में आता है, तो संवर्धित सूची में। फॉरेस्ट क्या किस में आता है, संवर्धित सूची में। विवाह से संबंधित नियम बनाने हो तो ध्यान रख लेना, तब भी कौन बनाते हैं, दोनों ही बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है, कि संवर्धित सूची पर कानून कौन बनाएगा, संघ सूची पर कौन बनाएगा और राज्य सूची पर कौन बनाएगा। ठीक है, एक बार क्या करना, अपनी जर्नल मतलब अपनी खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार बस ये लिस्ट पढ़ लेना। ठीक है, लिस्ट जरूर पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास तो इतना ज़्यादा टाइम मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ यहाँ पर वो बता दूंगा कि हाँ ये 98 टॉपिक। बस आप अपने लेवल पर एक बार बस गूगल कर लेना, ठीक है, कि हाँ कौन सा टॉपिक कहाँ पर है बस। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी खुद की अवेयरनेस के लिए, कि हाँ कि कोई कानून अगर बना रही है, केंद्र सरकार बना रही है, राज्य सरकार ये दोनों बना रही है, तो वो कौन कौन से ऐसे विषय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या आता है हमारे पास, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भाषाएं दे रखी हैं, उनको संवैधानिक मान्यताएं हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 334, आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351। ठीक है, तो यह अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में सूचीबद्ध करती है। ठीक है, तो 22 भाषाओं की क्या दे रखी है, लिस्ट दे रखी है। जैसे कौन कौन सी हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, कन्नड़ हो गया, मैथिली हो गया, नेपाली हो गया। तो ये टोटल एक बार इसकी भी लिस्ट देख लेना। ठीक है, मूल रूप से कितनी थी, तो मूल रूप से 14 थी, उसके बाद ये ऐड कर दी है, कितनी आ गई, अब 22 हो गई है। ठीक है, तो देख लेना अब ये 8 कौन कौन सी शामिल की गई है और कौन सी नहीं शामिल किए गए। एक क्वेश्चन होमवर्क और कर लेना कि क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, शास्त्रीय जो भाषाएं हैं वो कितनी है, और शास्त्रीय भाषाएं आप जब सर्च करोगे जानोगे तो वो इसके अंतर्गत ही आती है। क्लियर? चलिए अब देखिए 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 31B से संबंधित है। ठीक है, इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य जो था वो ध्यान रख लेना, जमींदारी उन्मूलन करना। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, तो उसको मतलब जो जमींदारी व्यवस्था चलती थी अंग्रेजों के समय से, उसको क्या करने का कार्य किया गया, इस अनुसूची में उसको खत्म करने का कार्य किया गया। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य कुछ अधिनियमों मतलब कुछ एक्ट्स को और कुछ रेगुलेशन को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी तो, कि जो संपत्ति का अधिकार था वो मेरा किस प्रकार का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, मतलब वो किसके अंतर्गत आता था, भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि इंडिया जो है एक किस तरह का कंट्री है, एक समाजवादी कंट्री है। समाजवादी कंट्री का मतलब क्या, कि हमें यहाँ पर किसको ख़त्म करना है, असमानता को ख़त्म करना है। अब मैं ठहरा लैंडलॉर्ड, ठीक है, मेरे पास ज़मीन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और साथ में मेरा एक दोस्त है, ये है बिल्कुल गरीब, इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है नहीं ना, तो दोनों के बीच में क्या आ गई, असमानता। अब इस असमानता को मेरे को क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, इससे लैंड लेकर, ठीक है, इसको देना शुरू कर देगी। अब जब सरकार ऐसा करेगी कि इस व्यक्ति से जमीन लेकर इसको देगी, ठीक है, तो देखो अब कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ आ रहा है, टकराव कहाँ आ रहा है, क्यों, संपत्ति का अधिकार मेरा किस प्रकार का अधिकार था, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार मेरे से कोई छीन नहीं सकता था। ठीक है, तो बस सरकार को अब चेंज करना पड़ा। तो पहले थे सरकार ने ये बोला कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होगा। जब मौलिक अधिकार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मैं इससे जो है अब ज़मीन ईजिली ले सकता हूँ, इसको मुआवजा वगैरह देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, अन्यथा रहने भी दे सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं एक किस तरह का देश हूँ, समाजवादी देश हूँ। मेरे को जो है असमानता को क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो फिर अगर मैंने समाजवाद को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कानून बनाए हैं तो मैं उसका ध्यान रख लेना, उसको किस अनुसूची में रखूँगा, 9वीं अनुसूची में रखूँगा, और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी उसका क्या नहीं कर सकती, उस कानून को रिव्यू नहीं कर सकती। ठीक है, लिखा गया है मोटे तौर पर ऐसा है कि अनुसूची 9 में अगर कोई कानून रख दिया गया है तो ध्यान रख लेना उसका जुडिशियल रिव्यू कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये देखो कब जोड़ा गया था, ये 1951 में, लेकिन फिर बीच में एक केस आता है जिसका नाम क्या होगा, केशवानंद भारती केस 1973 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ डायरेक्ट बोल दिया कि पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है, संविधान में जो संशोधन चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसको चेंज नहीं कर सकती।
ठीक है। तो अब जो सरकार है, अब जो वर्तमान जो हालात हैं वो क्या है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो मतलब क्या कि जितने भी कानून बनेंगे सबका क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, भले ही वो कानून आपने कहाँ रख दिया हो, अनुसूची 9 में। तो देखो 1951 में आया तब तो बोल दिया कि उस कानून की जांच नहीं की जा सकती, लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद 1973 में क्या बोला गया कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट चाहे पार्लियामेंट चाहे जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन कानून सही है नहीं है, अनुसूची 9 में रखा गया है, ठीक है, तो उसको रिव्यू करने की ताकत अब किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के। किसका बहाना लगाकर करती है वो ऐसा, बेसिक। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है ये संविधान में नहीं लिखा है, ये टाइम टू टाइम हमें कौन बताती है, सुप्रीम कोर्ट ही, जुडिशरी ही बताती है, ठीक है। तो आपको मोटे तौर पर इतना याद रखना है कि अनुसूची 9 का संबंध किससे है, जमींदारी उन्मूलन से है, ठीक है। अनुसूची 2 जो है भाई एक ऐसी लिस्ट है जिसमें अगर कानून को रखा जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ऐसा कब कहा गया था, 1951 के मतलब 1951 में कहा गया था। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि नहीं, हर कानून का क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, भले ही वो कहाँ रखा गया हो, अनुसूची 9 में रखा गया हो। अगर देखो ऐसा करती तो एक तरह से तानाशाही देखने को मिल जाती है हमें। क्लियर, बस मोटे तौर पर आप लोगों के एग्जाम से इतना है, इतना ही इसको याद रखना। अगला आता है 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची होती है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ की, ठीक है। कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल कौन कौन सा, आर्टिकल 102 एंड 191 के द्वारा, ठीक है। तो यह क्या होता है, देखो कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए MP है, ठीक है, तो इसे चुना गया है, मान लीजिए बीजेपी की सीट से चुना गया है, ठीक है, और इन फ्यूचर मान लीजिए MP बनने के बाद बीजेपी के साथ इसका तकरार हो गया, ठीक है, मतलब अब नहीं बन रही है, तो अब ये जाना चाहता है मान लीजिए कहाँ, कांग्रेस में, ठीक है। तो देखो क्या ये जा सकता है ऐसे, नहीं, तो ऐसे ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसके लिए ही हमारे पास ये अनुसूची है। देखो जनता ने इसको जब चुना होगा तो एक हर पार्टी की क्या होती है, अपनी खुद की क्या होती है, एक विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है। तो जनता ने जब इस व्यक्ति को चुना होगा, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर विचारधारा का ही मतलब व्यक्तियों ने वोट डाला होगा कि नहीं भाई हम पर्टिकुलर इस व्यक्ति को चाहते हैं कि इस पार्टी का है, तो इसकी विचारधारा हमको अच्छी लगती है, इसलिए हम इसको चुन रहे हैं। लेकिन जैसे ये व्यक्ति MP बनेगा, ठीक है, इसने बोला कि नहीं मेरी विचारधारा नहीं मिल रही, तो अब मैं MP बीजेपी का नहीं, अब कहाँ से होऊंगा, कांग्रेस से, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो जब भी कोई व्यक्ति, ठीक है, पद पे रहते हुए मतलब MP या MLA है किसी पर्टिकुलर पार्टी से, अगर वो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो सबसे पहले उसे ध्यान रख लेना, इस्तीफा देना पड़ेगा, किस पद से, MP के पद से देना पड़ेगा, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह जा सकता है, MP MLA के पद पर रहते हुए नहीं जा सकता। तो बस यही चीज़ है, ठीक है। तो दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, तो यह अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों का क्या करती है, निर्धारण करती है। होगी बात क्लियर में। तो आप भी बन गए, मान लीजिए आप A पार्टी के बन गए, ठीक है, A पार्टी ने आपको टिकट दिया, जनता ने आपको वोट दिए, आप बन गए। अब आपको पसंद नहीं है, अब आप कह रहे हैं मैं B पार्टी में जाऊंगा, भाई आप जा तो सकते हो, फिर एज अ MP MLA नहीं, एज अ ऑर्डिनरी व्यक्ति जाओगे, फिर आपको अपने पद से इस्तीफा या फिर हाथ धोना पड़ेगा, ये कह रहा है, ठीक। अगला देखिए, अगला आता है अनुसूची 11, ठीक है। कब जोड़ा गया है इसको, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और किससे संबंधित है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिया गया है, पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी जिम्मेवारियों के बारे में कहाँ लिखा गया है, यहीं लिखा गया है, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 243G है, ठीक है। तो इस अनुसूची में ध्यान रख लेना, पंचायतों की क्या शक्तियां होंगी, क्या उसके अधिकार होंगे और क्या उसकी जिम्मेदारियां होंगी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करती है अनुसूची 11, ठीक। फिर इसी की तर्ज पर आएगा नगर पालिकाएं होगी, गाँव में आपको क्या देखने को मिलेंगी, पंचायतें, शहरों में आपको क्या देखने को मिलेगी, नगर पालिका। तो नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। तो यहीं पर उनकी शक्तियां लिखी गई हैं, अधिकार लिखे गए हैं और जिम्मेवारियां लिखी गई हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर कितनी अनुसूचियां हो गई है, 12, और मैं तो कहूँगा सारी की सारी याद रख लेना, ठीक है।
तो जैसे पहली अनुसूची किसके बारे में बात करती है कि राज्य के नाम और यूनियन टेरिटरी के नाम वगैरह। फिर दूसरी किसके बारे में बात करती है, वेतन के बारे में बात करती है। तीसरी बात करती है किसके बारे में, शपथ के बारे में। चौथी जो बात करती है राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा। पांचवी जो है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन के बारे में। छठी जो बात करती है तमाम राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है। इसके अलावा सातवीं अनुसूची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, 3 सूचियाँ। आठवीं अनुसूची 22 भाषाएं। नौवीं अनुसूची जमींदारी उन्मूलन। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 11वीं पंचायत और 12वीं किससे है, हमारी नगर पालिकाओं से। बस ऐसे याद रख लेना। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 में। 10वीं कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और ये कब जोड़ी गई, 1992 में। 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। राष्ट्रपति याद रख सकते हो कि पहले राष्ट्रपति 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 52वां जब हुआ उस समय जो प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ राष्ट्रपति कौन रहेंगे, फिर राष्ट्रपति रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। और यहाँ जो प्रधानमंत्री रहेंगे कौन रहेंगे, हमारे जो क्या नाम है इनके, राहुल गांधी के पापा का नाम राजीव गांधी। ठीक है। फिर यहाँ पर जो रहेंगे उनका नाम आएगा पीवी नरसिम्हा राव, ये हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है। और शंकर दयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति रहेंगे। दोनों के बारे में वो सेम ही है।